जेम्स बॉन्ड फिर से लौट आए हैं। साथियों, एस जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी फिर से चलने लगी है। भारत की कूटनीति का असर पड़ोसी मुल्कों पर दिखने लगा है और असर की शुरुआत हुई है मालदीव से। चुनावी समय था तो सभी लोग संभवतः व्यस्त थे। इस व्यस्तता के पूरे होते ही अब असर दिखना शुरू हो चुका है और असर की शुरुआत होती है मुइज्जू से। मुइज्जू मालदीव्स के वो राष्ट्रपति जो हाल ही में चीन के प्यार में देखे गए थे। बनते ही राष्ट्रपति सबसे पहले भारत छोड़कर चीन और तुर्की की यात्राओं पर गए थे। ये वो व्यक्ति जिन्होंने भारत को, जो कि इतने समय से मालदीव्स को साथ लेकर चल रहा था, अपने देश से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया था और चुनाव में यह तक प्रचार किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा मैं भारत को बाहर कर दूंगा, क्योंकि मालदीव्स में भारत का बड़ा इंटरफेरेंस है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है और भारत मालदीव्स के आइलैंड्स पर निगरानी रखता है। ऐसा इनका कहना था। इनका कहना था कि भारत अपने द्वारा भेजे गए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से और हेलीकॉप्टर से उन सभी हमारे आइलैंड्स पर निगरानी रखते हैं। कहना केवल इनका इतना कि हम मरीजों को इधर से उधर एयर एम्बुलेंस बनाकर ले जाते हैं। वास्तविकता यह है कि ये अपने हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए हुए एयरक्राफ्ट से हमारे आइलैंड्स पर घूम घूम कर सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं कि कहां कहां पर क्या गतिविधि हो रही है। चीन ने इनको समझाया कि एक काम करो, जल्दी से जितने भी भारतीय हैं इन्हें बाहर निकालो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और भाई साहब, मालदीव्स में शुरू हुआ भारतीय सेना का और भारत का विरोध। मुइज्जू सरकार में आते हैं और चुनाव प्रचार में कहते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा भारत को बाहर निकाल दूंगा और इनके इन्हीं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को या हेलीकॉप्टर्स को वापस लौटा दूंगा। लेकिन आज सुर्खियां कुछ और हैं। सुर्खियां यह हैं कि मालदीव्स ने फिर से भारत के द्वारा दिए गए डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर्स से मेडिकल सर्विसेज रेज्यूम कर दी हैं। यह कैसे हुआ? वो व्यक्ति जो कि पहले कहा करता था कि मैं भारत को यहां से बाहर निकालूंगा, वो अचानक भारत को धन्यवाद बोलता दिखाई देता है। यह व्यक्ति धन्यवाद भी किसी छोटी मोटी जगह पर नहीं, अपितु अपने देश के इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में, जो कि हाल ही में 26 जुलाई को पूर्ण हुआ, वहां पर बोलते हुए पाए गए कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से ये कार्य पूरे हो रहे हैं। अल्टीमेटली इस आदमी के जज्बात कैसे बदले? वो व्यक्ति जो भारत के लिए कहता था कि अपने सोल्जर्स को यहां से निकाल लो, भारतीय सेना को मालदीव से आते ही निकाल दूंगा, इंडिया आउट कैंपेन जिस व्यक्ति ने चलाया, जो भारत के लिए इस हद तक गया कि अपने देश के ट्रोलर्स को यह तक कहा कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करो, वो व्यक्ति अल्टीमेटली जज्बात कैसे बदल लिया? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि खबर है कि मालदीव्स हैज रेज्यूम्ड यूजिंग ए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड 2 हेलीकॉप्टर्स गिफ्टेड बाय इंडिया फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन आफ्टर द 2 कंट्रीज रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ओवर द रिपेटिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल ऑपरेटिंग द 3 एविएशन प्लेटफॉर्म इन द आर्कियोपेलागो नेशन। तो साहब, बड़ा सवाल अब यह बनता है कि अल्टीमेटली यह सब हुआ कैसे, परिवर्तन कैसे हुआ, जज्बात कैसे पलटे, आफ्टर ऑल ये सारी गतिविधि कैसे पूर्ण हुई, इनके पीछे क्या क्या शामिल था जिसके चलते मुइज्जू तैयार हुए और अल्टीमेटली वो कौन सा कारक था जिस नस को भारत ने दबा के रखा और उस दबी हुई नस के चलते मालदीव्स को चाइना की तमाम बातें मानते हुए भी यह कहना पड़ा कि हम भारत के बिना नहीं रह सकते। चाइना ने तमाम प्रयास किए कि इन्हें यहां से भगाओ, इन्हें यहां से निकालो, लेकिन मालदीव्स कहने पर विवश हुआ कि सर, आप भी हमारे प्रिय हो सकते हैं, लंबे समय से आपसे व्यापार रहा है, लेकिन भारत को किनारा हम नहीं कर सकते। और फाइनली यह तस्वीर बाहर आती है जो कि कल की है, जहां पर एक 36 साल के व्यक्ति को, पेशेंट को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से ले जाकर उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। यह जो ईगो की लड़ाई चल रही थी कि भारत को बाहर निकालना है, इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, वो अल्टीमेटली सेटल कैसे हुआ? आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि मुइज्जू ने कहा कि हमारे यहां पर आप लोग आकर के पूरी तरह से हमारी चीजों पर कंट्रोल कर लिए हैं। ठीक है, इसके लिए उसने तरीका ढूंढा कि क्यों ना भारतीय सेना का नाम लेकर इन्हें बाहर किया जाए। भारत भी तैयार हुआ
तुम्हें भारतीय सेना से परहेज है क्योंकि वो वर्दी में है। एक काम करते हैं, हम अपने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के उन लोगों को भेजते हैं जो कि इन सैनिक हेलीकॉप्टर्स को चलाते हैं। दिक्कत तुम्हारे चुनाव प्रचार में वोटर्स को लुभाने के लिए यह थी कि भारतीय सेना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लोगों को भी सही मायने में यह नहीं पता है कि भारतीय सेना सादी वर्दी में भी हो सकती है, भारतीय सेना में भी इंजीनियर्स होते हैं, भारतीय सेना में भी पायलट्स होते हैं, भारतीय सेना में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से इनको इसी लाइन का लाभ उठाते हुए कहा गया कि एक काम करिए, आपको हमारे सैनिकों से दिक्कत है, सैनिक वापस भेज दीजिए, हम उतनी ही लोगों में, उतनी ही संख्या में सिविल एविएशन के लोगों को भेज देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारतीय सेना के द्वारा, चूंकि ये अल्टीमेटली जो एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं ये मिलिट्री पर्पज एयरक्राफ्ट है जिन्हें मिलिट्री के ही पायलट्स द्वारा चलाया जाता है, इनके लिए ऐसे ही लोगों की आवश्यकता थी जो इस तरह के काम में बेहतरीन हों। इसी कारण से हमारे हेलीकॉप्टर्स उनके पास भले ही रहे हों, लेकिन इनके यहां की फोर्सेस हमारे इन हेलीकॉप्टर्स को चला ही नहीं पाई। इसके ऊपर हमने सेशन किया था कि मालदीव हमसे मदद मांगा कि सर हमारे लोग इसको नहीं चला पा रहे हैं, जो आपने हमें एयरक्राफ्ट दे दिया है अब वो खड़ा है। मतलब भारत ने एक ऐसी मशीन दी जिसको चलाएंगे भी भारतीय, इनके लोग चला भी नहीं पा रहे हैं, आप हमारे लोगों को चलाना सिखा दीजिए, कुछ नहीं हो पा रहा है। भारत से मदद की गुहार आज से इन्होंने 2 महीने पहले मैंने सेशन में की थी, जब ये अपन से मदद मांग रहे थे कि सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। भारत ने अपनी तरफ से यही कहा, हेल्प इतनी ही हो सकती है कि हमारे लोग आएंगे, बस वर्दी बदल कर आएंगे। भारत के लोगों को भेजा गया, भारत के लोग यहां पहुंचते हैं और पहुंच करके इस कार्य को उठाते हैं। और आप न्यूज देख सकते हैं कि हद इन लोगों की इतनी हद तक पहुंच गई थी कि लोगों को मरता छोड़ दे रहे थे क्योंकि हवाई जहाज उड़ नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने फाइनली अपने लोग भेजे, लेकिन इनको इस चीज का एहसास करा के कि हमारे बिना तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। दूसरा बड़ा मुद्दा हुआ बजट 2024। भारत द्वारा हर साल बजट में अपने पड़ोसी मुल्कों को कुछ ना कुछ सहायता राशि दी जाती है। बड़े भैया जैसे छोटे भैया, जैसे पहले अपन लोगों के पिताजी, अगर बचपन में आप छोटे रहे हों, और अभी बहुत सारे लिसनर हो सकता है अभी भी छोटे हों, जिनको घर में ऐसा होता होगा कि पिताजी जब तनख्वाह मिलती है तो कुछ पॉकेट मनी टाइप की चीज देते हैं घर के बच्चों को कि लीजिए जाइए मिठाई खा लीजिए या घर में कुछ ऐसा कर लीजिए। तनख्वाह के साथ घर में एक सेलिब्रेशन डे होता है। ऐसे ही देश का बजट हमारे पड़ोसी छोटे मोटे जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके लिए भी सेलिब्रेशन डे होता है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो, हमारे बजट के साथ इनको भी पैसे अलॉट किए जाते हैं कि लो जा लो, अब जी लो अपनी जिंदगी, ये हमारी तरफ से टिप है, खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ बने रहिए। हालांकि हमारे पड़ोसी में हम पाकिस्तान को नहीं देते हैं क्योंकि हम उसे दुश्मन राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे में आप बजट देखें 2022-23 का, हमने भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, इनको भर भर के करोड़ों रुपए बजट में अलोकेट किए थे। इसी के साथ साथ अगर आप 23-24 का बजट देखें और 24-25 का बजट देखें तो भूटान में तो हमने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। आप देखिए 2500 के लगभग करोड़ रुपए हमने भूटान को दिए, अफगानिस्तान को 220 करोड़ दिए, बांग्लादेश को 130 करोड़ दिए, और मालदीव्स को देखिए आप 23-24 में 770 करोड़ दिए और 24-25 में इसको 400 करोड़ कर दिए। यानी भारत अपनी तरफ से जो पॉकेट मनी दिया करता था कि मतलब मेरी बिल्ली मुझको म्याऊ, पैसे भी मुझसे लोगे और मुझी को घुर्राओगे, एक काम कर रहे हैं, पहले तो जो हमारा काम चल रहा है ना उस भर के लिए पैसा भेज रहे हैं, इनकी 350 करोड़ रुपए घटा दिए। ऐसे समय पर जब आईएमएफ ने पहले ही कह रखा हो कि ये चाइनीज कर्ज जाल में फंसने वाला है, और ऐसे समय पे भारत द्वारा सहायता जो दी जा रही थी, जो बिना रिटर्न के दी जा रही थी कि रख लो इसको ऐश करो टाइप से जो धन दिया जा रहा था, वो भी कट कर दिया गया हो, तो ये इसके लिए एक बड़ा सेटबैक था। क्योंकि आईएमएफ ये समझा चुका है बहुत अच्छे से कि आने वाले समय में कभी भी मालदीव चाइना के डेट ट्रैप के जाल में फंस सकता है, डेट ट्रैप में फंस सकता है, ऋण जाल में फंस सकता है। बोले क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा कर्ज ले तो जा रहा है लेकिन उसको रिटर्न करने का इसके पास कोई रास्ता नहीं है। कर्ज में ये वही हालत कर देगा जो श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा पोर्ट को गिरवी रखकर की है। और मैं आपको बता दूं, इसी साल जब मुइज्जू सरकार में आए हैं, इन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि सर मैं आपका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं, मुझे आप थोड़ी मोहलत दें, और ऐसा करके चाइना ने इसे 5 साल की मोहलत दी है कि कोई बात नहीं 5 साल बाद दे देना। चाइना जानता है ऐसे गरीब देशों को पैसे दे दो
जिनकी औकात से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो, और वो एक बार अगर कर दिया तो ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे और अपनी जगह गिरवी करके ही ये चुका पाएंगे। जो आपने पाकिस्तान में देखा, जो आपने श्रीलंका में देखा, था क्या इन लोगों के यहां पे? असल में ये लोग अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा पैसा ले लिया। हद तो ये हो गई है कि हम पिछले 4-5 महीने से पाकिस्तान की न्यूज नहीं ले रहे हैं। क्यों? कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सपाट मामला हो गया। करें तो करें क्या, मतलब क्या खबर बने उसके ऊपर। यही हाल अब आप देखिए श्रीलंका का हुआ। श्रीलंका पूरी तरह क्राइसिस में गया, अपनी जगह गिरवी रखकर चाइना से चंगुल छुटाया और फाइनली कसम खाया कि चाइना वालों अब दूर रहना, हमारे आसपास भी मत दिख जाना, कोई भी विमान लाकर कोई भी चीज यहां पे लाकर लैंड मत कर देना। मालदीव्स भी ये समझ गया, 5 साल की मोहलत लिया, लेकिन ये समझ गया कि चुकाने के पैसे नहीं है, और जब चुकाने के पैसे नहीं तो करेंगे क्या। तो ऐसी स्थिति में भारत ही इकलौता वो राष्ट्र बचता है जो मदद तो करता है लेकिन ऋण जाल में नहीं फंसाता। वो ये एहसास नहीं कराता कि ये पकड़ लो, वो उतना ही दे रहा है जितना तुम रिपेमेंट कर पाओगे, वो उतनी ही मदद कर रहा है जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तुम्हें इतना नहीं दे रहा है कि उस कर्जे में ही तुम दब जाओगे। ऐसी स्थिति में मालदीव्स को यह एहसास हुआ कि भारत ने हमारे हिस्से का पैसा उस श्रीलंका को पकड़ा दिया है, जो पहले जब चाइनीज प्रेम में था तब 60 करोड़ मिले थे, लेकिन इस बार उसको हमारे हिस्से का जो 200 करोड़ 250 करोड़ कम किया वो इनको टिका दिया। इसका मतलब यह भी समझ में आया मालदीव्स को कि भैया कुछ भी करके हमें भारत के साथ बने रहने में फायदा है। एक और बड़ा कारण हुआ, और वो क्या है? आपको याद होगा कि चाइना और मालदीव्स का जो प्रेम है वो बढ़ क्यों रहा था। मालदीव्स ने अपने लोगों को कुछ सपने दिखाए कि देखो इंडिया को तो हम यहां से बाहर निकालेंगे, इसके साथ साथ हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो ऐसा व्यापार, जब हमारा माल बिकने चाइना जाएगा तो चाइना वाले उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, हम इस तरह से कुछ व्यवस्था करेंगे। बोले अच्छा, अब आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाओगे तो मालदीव्स वाले सोचे कि हम तो माला माल हो जाएंगे, 8-10 लाख तुम्हारे कुल लोग रहने वाले, ऐसा क्या माल बना के तुम चाइना को भेज दोगे? दुनिया की फैक्ट्री है चाइना, वो तुम्हारे यहां पर माल भर देगा। लेकिन तुमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सपना देखा कि यहां से उठाकर चाइना माल भेजेंगे, इतना दूर माल जिसको पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगे, उस सामान को भेजकर तुम खुश हो रहे हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो माल भाड़ा लगा उसको कोई नहीं दिखा रहे हो, दे रहे हो कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और हमसे कुछ किलोमीटर दूर तुम रहते हो, हमारे साथ तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो और हम मना कर दे रहे हैं। मुसीबत यह हुई कि मालदीव के मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इंडिया से भी कह रहे हैं कि हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, हम आपके यहां सामान भेजें और उस पर कोई टैक्स मत लगाना। इंडिया ने मना कर दिया। हमने कहा कि साहब अभी तक कोई भी ऐसा प्रपोजल हमने इनके साथ नहीं बनाया, तुम्हें पता तो चले, तुम्हारे लिए चुनाव जीतना जरूरी था, उसके लिए तुमने सब कुछ साख पे रख दिया, भारत की इमेज को तुमने अपने यहां पर इतना उछाल दिया कि देखो साहब इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत ने साफ साफ मना कर दिया, कोई ऐसा प्रपोजल है ही नहीं हमारा एफटीए का। इनके मंत्री की बात, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, भारत मना कर दे रहा है। भारत मना कर दे रहा है, तब जाकर इनकी चेंज होना शुरू हुई ट्यून। मुइजू चेंजिंग ट्यून, मालदीवियन प्रेसिडेंट एक्सप्रेसेस होप टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। क्योंकि आया अब ऊंट पहाड़ के नीचे कि यार हमने डायलॉग बाजी में चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तो कर ली, लेकिन सही मायने में माल पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा भाई। इंडिया के साथ तो ऐसे कि मछली यहां छनी और यहां बेच दी, इंडिया कंज्यूम कर गया, यहां पर कुछ भी बना, टूरिज्म बना, कुछ भी बना, खट से खट होता रहा, लेकिन इतना दूर जाएगा कैसे भाई? हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं ना, पड़ोसियों से लड़के कहां जाओगे? ऐसी स्थिति में इनको समझ में आया कि भारत के साथ में ये जो गुस्ताखी करी चुनाव जीतने के लिए, इसका कोई बाईपास निकालना पड़ेगा, अदरवाइज भारत बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में मुइज्जू भारत के साथ बातचीत करने लगे, सर देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, हमारे लिए अच्छा रहेगा, टैक्स हमारे पास देने के लिए है नहीं, माल हमारा बिकेगा तो पैसा आएगा, और कम से कम हमारे पास पैसा होगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी बात आपको मैं याद दिला दूं कि भारत और इनके बीच में $500 मिलियन का व्यापार होता है, और भारत इनसे एक्सपेक्ट करता है कि अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रखोगे, तुम्हारे यहां पानी भी खत्म हो जाएगा तो हम लेके पहुंचेंगे, और हम पहुंचे हैं। पीने का पानी तक भारत इनके यहां पर आपात स्थितियों में पहुंचाता रहा है। तो इतना नियर एंड डियर पड़ोसी मित्र होकर के मुइज्जू को सरकार में आने का जो तरीका दिखा, उसकी अकल अब उनको आ चुकी है, और अब आवश्यकता उनकी जनता को यह समझने की है। जो भोली जनता जो बैठ जाती है ना कि हां इंडिया को आउट करो, इंडिया को आउट करो, भाई अल्टीमेटली नेता नगरी अलग चीज है और व्यवहारिकता बिल्कुल अलग चीज है, और उस व्यवहारिकता को दिखाने के लिए भारत ने भी इनके बहुत अच्छे से फ्राई करके आनंद लिए। फिर साहब दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई पिछले महीने की, बताओ क्या बात चाहते हो। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, इसके पीछे का एक कहानी और भी थी, और वो क्या था, मुइज्जू का जिस प्रकार से चाइना प्रेम चल रहा था, यह अमेरिका को भी दिख रहा था। अमेरिका ने अपने यहां पर साफ कहा, क्या कहा सुनिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो डोनाल्ड लू हैं, ये वही वाले लू जिनको पूरा अपना क्षेत्र दिया
हुआ है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, कि भाई इन पर नियंत्रण रखना है, आपको रिपोर्ट करना है कि अमेरिका का प्रभुत्व इन पर कितना है। मैंने आपको चर्चा की थी ना 2 दिन पहले भी बताया था कि रशिया की यात्रा पर जब मोदी जी गए थे तब डोनाल्ड लू ने वहां पर अपनी फॉरेन अफेयर कमेटी के सामने बैठकर बताया है कि सर हमने भारत को खूब प्रेशर डाला लेकिन माने ही नहीं, लेकिन हम प्रेशर इतना डालने में कामयाब हो गए कि वहां से कोई एग्रीमेंट कर नहीं लौटे, हम इतने में खुश हैं। यही डोनाल्ड लू बैठ करके फिर से अपनी फॉरेन अफेयर कमेटी में अमेरिका जाकर रिपोर्ट दिया और कहा कि सर मालदीव जिस तरह से चल रहा है आने वाले समय में वो चाइना की कॉलोनी बन जाएगा, आवश्यकता है कि उसे रोका जाए। अमेरिका में डोनाल्ड लू जो इस क्षेत्र के एक तरह से समझिए कि नेताजी नियुक्त किए हुए हैं कि आप जाकर रिपोर्ट करिए, वो जाकर बोलते हैं अमेरिका में कि सर इफ वी लेट दी चाइना बिल्ड एवरीथिंग, प्रोवाइड एवरी लोन, देयर इज ए क्वेश्चन जस्ट बी ए चाइना कॉलोनी। बोले आने वाले समय में वो कॉलोनी बन जाएगा। ये हैं डोनाल्ड लू जो मालदीव्स पर फॉरेन अफेयर्स कमेटी अमेरिका में बैठ करके जवाब दे रहे हैं। मतलब आपको इनके बारे में पहले भी बताया है कि डोनाल्ड लू है कौन। ये वो व्यक्ति है जिन्हें पूरे इस एशिया में मैक्सिमम जो साउथ एशियन वाले जो क्षेत्र हैं यहां पर एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है अमेरिका ने कि तुम इन सारे देशों में अमेरिकी प्रभुत्व को कामयाब रखो। पाकिस्तान में इमरान की सरकार इन्होंने ही गिराई थी, इन्हीं का ही वो जो था ना डायलॉग साइफर लीक हो गया जिसमें इमरान खान जेल में है, वो इन्हीं का ही दिया हुआ संदेश था जो लीक हो गया था। तो सवाल बन गया था पाकिस्तान में कि इमरान खान तुम्हारी इतनी हिम्मत की इसका डायलॉग लीक कर दिए। तो ये पाकिस्तानियों को भी समझ में आया कि यार एक आदमी से पंगा लेने की कीमत इमरान खान जेल में जाके चुका रहा है। सत्ता बदल दी यार इन लोगों ने। भारत के केस में भी इन्होंने 5 साल तक ये आदमी प्रभाव किया भारत को कि हम रशिया के साथ संबंध ना रखें। भारत पर खूब प्रेशराइज किया, हल्के हल्के मोटिवेशन दिया कि तेल मंगा लो लेकिन जाना नहीं है, यूक्रेन वॉर हो रहा है लेकिन जाना नहीं है। मोदी जी ने एंड में कहा सुनो भाई तुम्हारा बहुत निभा लिया, अब हम जाएंगे और जाकर के रशिया से मिलेंगे। तो ये वो व्यक्ति है जिसको की जिम्मेदारी दी। अब ये मालदीव्स पर आंसर दे रहा है कि सर अगर चाइना वाले वहां आ गए ना तो वो कॉलोनी बना लेंगे, आवश्यकता है कि उन्हें रोका जाए। हम और हमारे साथ साथ कुछ मित्र राष्ट्र ये प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको इस तरह से रोकें। तो मालदीव्स को भी ये समझ में आया कि चाइना से मित्रता तक तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका या अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रों से दुश्मनी ले ली तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। ऐसी स्थिति में पड़ोसी मित्र श्रीलंका का भारत के साथ आना और मालदीव्स को यह समझ में आना कि दुनिया इनके इस निर्णय से इनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाएगी। हाल ही में ये इजराइल के खिलाफ बयान दे दिए थे। इन्होंने अपनी उस एक्सट्रीम छवि को अब टोन डाउन कर लिया है कि ऐसे तो नहीं चलने वाला है, और नहीं चलने वाला है इसीलिए इन्होंने अब भारत के साथ एकदम कि सर हम आपका विमान भी चलाएंगे, आप अपने लोगों को यहां भेज दो, हम बढ़िया से विमान उड़ाएंगे, और सर इजाजत दीजिए हम आपके देश में आकर के प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो आप ये 29 जुलाई की कटिंग देख रहे हैं, आज की कटिंग है। मालदीव्स के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इब्राहिम फैजल, वो आज भारत आ रहे हैं और भारत आकर के हमारे शहर में कई जगह पर रोड शो करेंगे। आप देखिए 3 महीने पहले मैंने न्यूज बताई थी कि ये रोड शो करेंगे भारत में। मालदीव्स वाले प्रचार करेंगे कि ये भारतीयों कृपया करके मालदीव्स घूमने आओ। तो नई दिल्ली के अंदर जुलाई 30 यानी कल के दिन इनका रोड शो होने वाला है। मुंबई में अगस्त 1 को रोड शो होने वाला है। बेंगलोर में 3 अगस्त को कि हे भारतीयों तुमने जो मालदीव्स को लक्षद्वीप से बाईपास कर दिया है, कृपया करके हमारे पास पहुंचो, 2 पैसा खर्च करो और हमें जिंदा रखो। एक आदमी की कीमत इतनी मत चुकाओ। भारतीयों का भारतीय सेना के प्रति जो प्रेम है वो सर्वोच्च है। और सोचकर देखिए कि भारतीयों का जो इंडिया आउट कैंपेन चलाने की मालदीव्स ने गुस्ताखी की थी, उसे फाइनली हमारे यहां पर आकर के ना केवल रोड शो करना पड़ रहा है, बल्कि जो काम हम वहां करते थे उसे अब और मजबूती से करने का भी हमें अवसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मालदीव्स एंटी इंडिया आदमी थे जो इतना हद तक अब नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो इनसे पहले वाली जो सरकार थी वो तो पहले से ही भारत समर्थक थी। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कैसी भी सरकारें मालदीव्स में रहें वो भारत के हित में ही रहेंगी। तो उम्मीद है कि भारत का फिलहाल जो डिप्लोमेटिक काम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मीम मार्केट गर्म है जिसमें एस जयशंकर साहब मोहिजू से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब आया ना लाइन पे। तो यहीं के साथ विराम है। आप अपनी राय इस विषय पर क्या रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और अगर आपका कोई साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है जिसके लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है तो उन्हें इन्फॉर्म करिए कि अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर हमारे द्वारा उनके लिए बहुत ही नॉमिनल कीमत पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें हाई क्वालिटी टेस्ट पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, डेली क्विजेज हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है। लगभग 125 से अधिक टेस्ट हमने उपलब्ध करवाए हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फुल पेपर, सेक्शनल पेपर, ताकि वो अपनी तैयारी को जांच सकें, और वो भी मात्र 99 रुपीज में। अपनी पाठशाला.com का लिंक कमेंट बॉक्स में लगाया गया है, वहां जाकर के आप वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार से फॉलो करते हुए पहुंचे तो टेस्ट सीरीज ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट सीरीज के अंदर डिफेंस एंड पुलिस में जाइएगा, उसको जब आप एक्सप्लोर
करेंगे तो एक्सप्लोर करने पर आपको कुछ इस प्रकार से कंटेंट विजिबल हो जाएगा, जिसे आप अपनी पूरी डिटेल डालकर उसे याद रखना है, डिटेल को पता चले कि बाद में आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप इसे एक्सेस कर लीजिए, जानकारी कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य विद्यार्थी जो जीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ वो हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, उसे भी जाकर आप एक्सेस